ठीक है, पोटेंशियल में कोई दिक्कत रह गया है तो पूछ लो कोई भी टॉपिक में। सर लास्ट हम्म। क्लास में क्वेश्चन करवाए थे जिसमें एक स्फेयर था और बीच में एक हाँ कैविटी था और उसमें हाँ, सेंटर से आर दूरी पर एक चार्ज क्यू था और उसमें सेंटर पे पोटेंशियल निकालना था। वो एक बार फिर से बता दीजिए ना। यही वाला ना कि ये सेंटर था, शायद यहाँ पे चार्ज दिए थे यस सर। आर दूरी पे। ठीक है, ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी था। ठीक है, ये जो चार्ज क्यू है, इसकी वजह से ये अंदर वाला जो सरफेस है इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि ये यस। कंडक्टर है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम इसे पॉजिटिव चार्ज माने हैं तो चार्ज जो है यहाँ पे ऐसा इंड्यूस होगा, इसके नजदीक में ज्यादा होगा और दूर में कम होगा, ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसा होगा कि इसका जो एस वाले का सरफेस जो है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, कंडक्टर का कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर हम इस पॉइंट पे, जो कि हमारा इनसाइड द कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए अगर हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं कि स्फेरिकली, तो इसके अंदर का चार्ज जीरो होना चाहिए, यानी कि ये वाला चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस क्यू। क्लियर है? अब ये यस सर। माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू चार्जेस जो है यहाँ पे आए हैं इसी वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से भागे होंगे, तो जो इसके दूर वाले सरफेस है उस पर हमें ऐसा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा फिर। यस सर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो चूंकि पहले से ये कंडक्टर न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो अभी भी इस पे टोटल चार्ज जीरो ही होना चाहिए। अंदर वाले पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, प्लस क्यू। ठीक है, तो ये अब हमें चार्जेस दिखने लगे। अब ये सेंटर जो है ओ हम लिख रहे हैं, तो वहां पे पोटेंशियल एट ओ लिखना है। तो पोटेंशियल हम किसी भी जगह पे लिखते हैं तो जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबकी वजह से होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो चार्ज क्यू है जो कि आर दूरी पे है इससे, उसके कारण लिखेंगे तो क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। यस सर। अब देखते हैं माइनस क्यू वाले से। तो माइनस क्यू वाला जो है एक स्फेयर है, स्फेयर के सरफेस पे उसके अंदर की बात हो रहा है। तो अंदर में जब भी सेल पे जो पोटेंशियल होता है, क्या जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है। तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के माइनस क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, तो इसका रेडियस ए, क्योंकि कोई भी सेल होता है जितना सरफेस पे है उतना ही सेंटर पे, उतना किसी भी अंदर में उतना ही होगा। तो के क्यू बाई यस। आर होता है यहाँ पे इसके लिए। फिर इस प्लस क्यू के कारण अगर हम सेंटर पे लिखेंगे तो ये भी हमें एक सेल दिख रहा है, इसके अंदर की बात की जा रही है, तो इसके अंदर में ही है, तो उसके वजह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई बी, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, बी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके के क्यू बाहर ले सकते हैं, या फिर ये हमारा पोटेंशियल हो गया। यस और सर कोई समझ। दिक्कत? नो सर। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत किसी भी कंसेप्ट में? ठीक है, तो कैपेसिटेंस हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो सेकेंड चैप्टर में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद उसी में दे रखा है। ठीक है, ऐसे अलग किसी और भी बुक को फॉलो करते हो तो उसमें एक अलग ही चैप्टर बना के ये दिया रहता है। क्या? तो ये होता क्या है उस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कैपेसिटेंस जो है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। ठीक है, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहा जाएगा। तो किस पे, तो मोस्टली हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे। ये कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो हम इस पे आएंगे, फिलहाल हम इसे देखते हैं कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस चीज को।
तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर कंडक्टर है, उस पर अगर हम चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, इस पे अगर हम कोई चार्ज क्यू दे दिए, यानी कि इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो गया। क्योंकि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि कंडक्टर पे चार्ज दिया, स्फेरिकल है तो या फिर कैसा भी शेप हो, चार्ज दे रहे हैं, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ इंटरेक्शन एनर्जी या सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी कहो, उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो वही एनर्जी से यहाँ पे हम रिलेट करके एक चैप्टर पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस, या फिर बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है उस चीज पे हम लोग पहले गौर करें। तो जैसे कि सबने देखा होगा कि जो पंखा होता है, ठीक है, तो पंखा कभी कभी खराब हो जाता है, तो हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तो पंखा नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा सा हम उसे पुश करके उसे घुमा दें तो उसके बाद वो फिर चलने लगता है। ऐसा होता है यस सर। अधिकतर। ट्रेन में देखोगे तो पंखा चलना शुरू, चलता नहीं है तो लोग पेन लगा के हिला देते हैं तो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी मैकेनिक को बुला के दिखाते हैं कि हाँ भाई क्यों ऐसा होता है, तो एक छोटा सा गोल टाइप का एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं कंडेंसर, उसे चेंज कर देता है, काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कंडेंसर जो है वही चीज कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता है, या कंडेंसर कैपेसिटर दोनों चीजें एक ही चीज। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो हम पहले बताते हैं कि उसका पर्पस क्या है। तो कंडेंसर जो होता है या कैपेसिटर बोल रहे हैं, जो छोटा सा गोल कलर का, देखो देखे होगे सब, बाहर से ढक्कन हटाओ तो एक लगा हुआ होता है। तो उसका काम ये होता है कि पंखे को चलाए। कैसे चलाए उस पे हम गौर करें। जैसे कि हम स्विच ऑन किए तो पंखा तो हमारा रेस्ट में था। रेस्ट में कोई भी चीज होता है तो उसे हमें चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार चलने लगा तो हम कम फोर्स से भी चला लेते हैं, ये बात तो सबको पता है। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही पंखा अगर रुका हुआ है तो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहता है। अब रेस्ट में रहना चाहता है तो उसे चलने के लिए हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे स्विच ऑन किया तो कंटिन्यूअस सेम एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो एक कंडेंसर का काम यही होता है। कंडेंसर जो लगा होता है वो पहले जो भी एनर्जी जाता है उसको थोड़ा बहुत स्टोर करता है, फिर वो पंखे को प्रोवाइड करता है। तो एक साथ में पंखे पे ज्यादा फोर्स, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड हुआ और पंखा चलने लगता है। अगर कंडेंसर खराब हो तो पंखा फिर नहीं चलता है, उससे हमें खुद से चलाना पड़ता है, तो हम डंडे से या जैसे भी पंखे को घुमाते हैं चलने लगता है। तो कंडेंसर का यही काम है कि एनर्जी को स्टोर करके जहां कहीं भी अगर रिक्वायर्ड है तो वहां पे दे देना। इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग घर में नल में पानी आ रहा है। ठीक है, नल में पानी आते रहता है, जो भी जरूरत होता है हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मान लेते हैं किसी भी कारणवश कहीं पे आग लग गया। तो आग लगने के केस में हम लोग बुझाने के लिए जब पानी लेते हैं तो कौन सा पानी ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो बकेट में रखा होता है वो, या फिर नल चलाते हैं, बकेट भरते हैं फिर उठा के ले जाते हैं। बोलो। हाँ, बकेट वाला ही। क्यों? क्योंकि पहले से स्टोर है, हमें आग बुझाने के लिए तुरंत से ज्यादा पानी चाहिए होगा। अब हम अगर पानी भरने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं, पता आग कितना फैल जाए। ठीक है, यानी कि जो स्टोर्ड है उसे ही हम यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कंडेंसर का काम है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और वो फिर जब जरूरत पड़ रहा है पंखे को तो उसको प्रोवाइड कर दे रहा है। और इसका कहाँ यूज है? तो कैमरे में, कैमरे जो फ्लैश वाला कैमरा आता है
तो उसमें देखे होगे कि जब भी हम फ्लैश यूज करना चाहते हैं तो उसमें एक लाइट जो होता है ब्लिंक करता है, ठीक है, ब्लू रेड जिस अलग अलग कैमरे में अलग अलग लगा होता है, 2 बार ब्लिंक करता है उसके बाद ही फ्लैश जो है चालू होता है, ठीक है। तो वहां पे भी यही रीजन है कि फ्लैश होने के लिए जो हम लोग पेंसिल बैटरी यूज करते हैं वो सफिशियंट एनर्जी डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उसमें भी कंडेंसर लगा होता है जो उससे एनर्जी लेके खुद ही चार्ज हो गया, खुद एक सोर्स हो गया, फिर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो तुरंत से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो फ्लैश जो है जल जाता है, ठीक है। लगातार हम क्लिक करें तो लगातार फ्लैश नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि उसे भी चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सेकंड का ही टाइम लगता है लेकिन थोड़ा लगता है। तो वही एक इंडिकेटर के लिए एक बल्ब लगाया होता है, थोड़ा सा ब्लिंक करते रहता है, ठीक है, 2 बार ब्लिंक करता है उसके बाद करेंगे तो फ्लैश जल जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि कंडेंसर बोले या फिर कैपेसिटर बोले, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके अपने पास रखेगा और जरूरत पड़ने पे ये हमें प्रोवाइड करेगा। यानी कि बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सो तो कर ही रहा है, एक्स्ट्रा में ये भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बात क्लियर है सबको? यस हेलो, सर। ठीक है। तो हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं ये बात सबको क्लियर होना चाहिए कि हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर करेगा, किस कैसे वो प्रोवाइड करेगा, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस जो है उसका स्टोरिंग एबिलिटी को बोलते हैं, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, यानी कि एक तरीके का उसका प्रॉपर्टी हो गया किसी भी कंडक्टर का। कोई भी कंडक्टर है तो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है उस चीज के बारे में ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे कि ये चीज क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर हो, लेट से कि हमारे पास यहाँ पे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, लेट से कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर पे अगर हम कोई चार्ज दें, ठीक है, इस कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा? बोलो। यस सर। यस। ठीक है। अगर स्फेरिकल रहता है तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। तो मान लेते हैं कि स्फेरिकल ही है, जो भी है भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। अगर स्फेरिकल हो तो हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि के क्यू बाई आर होता है, भी इजकल टू के क्यू बाई आर। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खैर यहाँ पे हम कोई भी आर्बिट्री कंडक्टर की बात कर रहे हैं, स्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है, और हम जानते हैं कि कहीं भी प्रोपोर्शनल आता है तो कांस्टेंट आता है, यानी कि v बाई क्यू जो है ये कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट होता है ये 1/c आता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से वो लिख सकते हैं कि सी वी इज कल टू क्यू, या फिर लिख लो ऐसे वी इज कल टू क्यू बाई सी, जैसे लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सी है इसे ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। ये जो सी है इसे ही हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे ये वाला इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि C डज नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ पे दिख रहा है V और Q, ठीक है, ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है ना ही Q पे। क्यों? क्योंकि V बाई Q जो है कांस्टेंट है,
भी अगर हम बढ़ाएंगे तो क्यू भी बढ़ेगा, क्यू बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। भी को डबल करे तो क्यू डबल, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसी रेशियो को हम सी बोल रहे हैं, क्यू बाई वी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से हमें सी दिख रहा है क्या है, क्यू बाई वी। तो यहाँ पे ये दो चीज का रेशियो को है, क्यू भी प्रोपोर्शनल है तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू बढ़ाएंगे वी बढ़ेगा, सी कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो है इन सब क्यू और वी पे तो डिपेंड नहीं करता है। इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें कैपेसिटेंस की, तो डिफिनीशन यहीं से लिख लेते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, भी जो है पोटेंशियल है, क्यू जो है चार्ज। तो कैपेसिटेंस हम लोग बोल लेते हैं कि चार्ज रिक्वायर्ड टू capacitance of conductor is charge required to increase potential by 1 volt। ठीक है, अगर हम वोल्ट को 1 वोल्ट ले ले तो C इक्वल टू क्यू दिख रहा है, इसे हम डेफिनेशन में लिख देते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो वही हमारा कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप का चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे समझना है और एनसीईआरटी में कैपेसिटर का पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी पूछा नहीं जाता है, इंफॉर्मेटिव टाइप का है। जैसे कि ये हमारा बकेट हो गया, ठीक है, पानी का बकेट है। अगर हम लोग इसमें पानी चलाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा नल है, इससे अगर पानी गिर रहा है तो पानी गिरता है तो क्या होता है कि धीरे 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 ये पानी ऊपर की तरफ भरेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि जैसे ही हम वाटर इसमें फिल कर रहे हैं, इसका हाइट बढ़ रहा है, यानी कि इसका भी पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है। जैसे जैसे हम इसमें पानी भर रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम एक समय ऐसा आया कि जब ये पूरा का पूरा फिल हो गया। फिल होने के बाद भी अगर पानी गिरता रहा तो मान लेते हैं कि फिल हो गया, इधर हटा देते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि जो बकेट है हमारा पूरा फिल हो गया। अब इसके बाद अगर हम किसी भी जग से ऐसा, मान लेते हैं मग्गा है हमारे पास, इससे हम 1 लीटर पानी डाल दिए, तो ये 1 लीटर पानी क्या होगा बताओ? 10 लीटर का था, 10 लीटर भर गया, उसके बाद 1 लीटर ओवरफ्लो पानी हम कर जाएगा। ओवरफ्लो गिर जाएगा, इधर आ जाएगा 1 लीटर। यस सर। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे इस चीज से ही कंडक्टर को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर हमारे पास कंटेनर है, उसमें हम पानी फिल करते जा रहे हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम वैल्यू तक आ रहा है, यानी कि 10 लीटर का है तो उतना मैक्सिमम कैपेसिटी का वाटर फिल हो गया। उसके बाद अगर हम फिर से वाटर पुट कर रहे हैं तो वाटर बाहर गिर जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और, जो हम वाटर यहाँ पे पुट किए वही पानी गिरा होगा कि कोई सा भी पानी गिरा होगा, जो अंदर होगा उसमें से भी गिरा होगा? जो अंदर होगा उसमें से भी गिर तो सकता है। मिक्स होके भी गिर सकता हाँ, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो हमने फिल किया वही गिरा हो। ठीक है, तो इतना बात तो हम इसमें समझ गए कि भाई ऐसा है कि बाल्टी था, वो पानी स्टोर करने का कैपेसिटी था उसके पास, हमने उसमें पानी डाला, पानी भरा, एक लिमिट तक गया, जब उसका फुल कैपेसिटी हो गया उसके बाद अगर हम पानी डाले तो पानी ओवरफ्लो हो गया। क्या कंडक्टर में भी ऐसा होता होगा?
या फिर कंडक्टर अनलिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकता है। सवाल उठता है, हम उस पर चार्ज दे रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्या वो अनलिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकता है या उसका भी कोई लिमिट होगा? तो उसी चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, लिमिटेशन ऑफ चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारा कंडक्टर होता है उस पे भी ये लिमिटेशन होता है, तो कैसे होता है उसी चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी जाएंगे। जैसे कि अगर एयर की हम बात कर रहे हैं तो एयर को हम लोग क्या मानते हैं? गैस है। यस सर। यस सर। ठीक है, गैस है, और गैस है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं। ऐसा पॉजिटिव निगेटिव आयन ऐसा कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाया रहता है। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या गैसेस होते हैं। और इसका शायद एवरेज मोलिकुलर वेट 28 आता है ना, याद है क्या किसी को? 28 या 29 आता है, हमें ध्यान नहीं आ रहा, खैर उसका जरूरत नहीं है। फिर भी अगर ये गैस है तो हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव और निगेटिव आयन से रह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा एक कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, लेट्स से। इसके आसपास सराउंडिंग रीजन में क्या है? तो एयर है, यानी कि हम एयर में ही रखे हैं। ठीक है, ये एयर। अब हम इस पे ऐसे चार्ज इस पे क्यू देना शुरू किए, क्यू देते गए, लेट से ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू। अगर हम इस पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यू देते गए तो यहाँ पे ऐसा चार्ज हो गया। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल हम एक मान ले रहे हैं कि एयर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन। अब बताओ किस पे हम चार्ज दिए तो यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ ऐसा निकला होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जनरेट हुआ होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे बाहर की तरफ लगेगा, निगेटिव पे अंदर की तरफ। तो हम इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इन जो भी चार्ज होगा, ई लिख रहे हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज ले रहे हैं इनटू ई। इस पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह की तरफ फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा। यस सर। एक चीज और, कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, यस। बॉन्डेड बाय अ फोर्स। ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं कि एफ बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग फोर्स बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा, जो भी बॉन्डिंग है, दोनों जो है आपस में बॉन्डिंग होके एक मॉलिक्यूल बनाया है, यानी कि वहां पे बॉन्डिंग फोर्स है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है एफ बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज है। एयर, हम एक मॉलिक्यूल को यहाँ पकड़े हैं, एयर चारों तरफ सराउंडेड है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? इफ क्यू इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो भी बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा? एट अ मोमेंट एफ ही जो होगा ये एफ बॉन्डिंग के बराबर हो जाएगा। एफ बॉन्डिंग तो जितना था पहले उतना ही आएगा, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा होगा। यानी कि इस समय पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दिस मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो अभी हम समझेंगे।
तो इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जब बॉन्डिंग के बराबर हो जा रहा है, उस समय हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो भी डाइलेक्ट्रिक, यानी कि यहाँ पे हम एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एयर का स्ट्रेंथ। इसके बाद हम आते हैं आगे। अगर फर्दर अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ठीक है, एफ जो होगा ग्रेटर देन एफ बॉन्डिंग हो जाएगा, और यहां से हमें क्या मिलेगा? एयर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन। ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी कि अगर हम चार्ज बढ़ाते गए तो इस समय डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हुआ तो इसके बाद क्या हो रहा है उसे हम समझते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर है 1000 क्यू या 1000 ई रख लेते हैं पॉजिटिव। ई पॉजिटिव पे जो इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल था प्लस, यहाँ पे ये एयर मॉलिक्यूल जो था माइनस प्लस, ये जो था इस समय इक्वल है। ठीक है, यानी कि इस समय इस मोमेंट पे ऐसा जो फोर्स एफ ई लग रहा है और इन दोनों के बीच में एफ बी लग रहा है, इस समय एफ ई जो है एफ बी के बराबर है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ई प्लस और जो है हम इसमें पुट कर दिए, पुट करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, करेगा? यस और सर। करा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो ये इधर आ जाएगा। तो बाहर में हमें ये वाला ई प्लस जो है बाहर में मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, मिलेगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ई माइनस ई प्लस था, ई माइनस ई प्लस बॉन्डेड था, यहाँ से बॉन्डिंग टूट गया तो एक ई माइनस बना और एक ई प्लस बना। ई माइनस जो है कंडक्टर पे अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है। बाहर हमें क्या मिल रहा है? ई पॉजिटिव। ध्यान से देखो, ये वैसे ही सिचुएशन है कि एक लिमिट पहुंचने के बाद इधर से हमने एक ई प्लस डाला तो बाहर हमें क्या मिल रहा है? एक ई प्लस। 10 डाले होते तो बाहर क्या मिलता? 10 ई प्लस। यस सर। ठीक है, यानी कि वैसा ही केस हो रहा है जैसा कि पानी के केस में था, एक लिमिट था 10 लीटर, उसके बाद अगर हमने 1 लीटर पुट किया तो हमें बाहर ओवरफ्लो होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें यही चीज दिख रहा है कि अगर ये 1000 ई प्लस इसका कैपेसिटी है, इस पे अगर हम क्यू चार्ज डाले तो ये क्यू चार्ज क्या होगा? बाहर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन हो गया एयर मॉलिक्यूल का, तो हम इसे जब ब्रेकडाउन होके एयर पे ऐसे चार्ज मिल रहा है तो इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल जो है इसे हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये क्या होता है? तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो एयर को भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक ही मानते हैं, तो एयर जहां जहां बोल रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे जो जो टर्म्स यूज किए हैं उसे अब समझ लेते हैं। कहानी समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब समझ लेते हैं जो जो टर्म्स यूज हुआ है। एक तो हुआ है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कैसे क्या होता है, पोलराइजेशन, वो सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लेना है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है एक मटेरियल है, जैसे मिक्का होता है, जैसे बेस्ट डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, यानी कि इंसुलेटर टाइप का होता है। ठीक है, मोस्ट सारे इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जितने भी है वो इंसुलेटर ही है, तो हम इसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कहेंगे। दूसरी बात, आयोनाइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्या एयर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एयर हम एग्जांपल लिए हैं तो आयोनाइजेशन का मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल का था वो टूट के आयंस में बदल गया तो उसे आयोनाइजेशन बोलते हैं। जैसे HCl है, H प्लस Cl माइनस में वो टूट जाता है तो बोलते हैं आयोनाइज हो गया।
तो आयनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो रहा है। कब हो रहा है? तो जब डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जा रहा है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो है टूट जा रहा है। और डाइलेक्ट्रिक कब टूट रहा है? तो जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिमिटिंग केस है ये। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम जो होता है ये एयर के लिए होता है। ठीक है, एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इतना, यानी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वो सह सकता है। इससे ज्यादा करेंगे तो आयनाइज हो जाए। ठीक है, सारे टर्म समझ में आ गए किसे क्या कहेंगे? हेलो। यस यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक बात और कि यहाँ जैसे ही आयोनाइजेशन हो रहा है तो हम जब चार्ज दिए हैं तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं हुआ होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुए होंगे। यस सर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर हुए हैं, आयोनाइज हो रहा है, एयर मॉलिक्यूल मान रहे टूट रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां से एनर्जी रिलीज होगा। बॉन्डिंग बनाने में एनर्जी देते हैं, तोड़ने में एनर्जी देते हैं, तो रिलीज होता है। तो यहाँ से चिंगारी निकलता है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होगा तो चिंगारी निकलता है। ठीक है, तो चिंगारी जो निकलता है उसे हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। आजकल फैशन में चला हुआ है कोरोना। ठीक है, पहले तो इस चीज को जानता भी नहीं था। खैर, जो कोरोना डिस्चार्ज सर है क्या ये क्या? हाँ, कोरोना आजकल फैशन में ही है ना। ओ हम कुछ और कोरोना डिस ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज जिसे कहते हैं स्पार्किंग ड्यू टू आयोनाइजेशन। ठीक है, जो आयोनाइजेशन के कारण स्पार्किंग हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, पहले तो उतना इस नाम से उतना कोई फर्क पड़ता नहीं था, आजकल तो खौफ फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कभी कभी इस चीज को देखे भी होंगे ट्रांसफार्मर इसके पास में कि जब वोल्टेज हाई होता है तो एयर में ऐसा ब्लू लाइटनिंग टाइप का वायर के पास होता है, देखे हो? यस सर। ठीक है, तो जो लाइटनिंग ब्लू कलर का ऐसा मतलब वायर है, हाई वोल्टेज रहता है तो होता है, तो इसी वजह से होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना हाई वोल्टेज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। V = ED होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है पोटेंशियल ज्यादा। तो हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो वहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं आयोनाइज हो जाते हैं, तो कंडक्टिंग जैसे बिहेव करने लगते हैं। यानी कि अगर आयन मौजूद है तो कंडक्टर तो कंडक्ट तो करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी। यस सर यस सर। ठीक है, तो वहां पे वैसा करने लगता है। बचपन में ऐसा तो भी सुने होंगे। लाइटनिंग भी इसी का एग्जांपल हुआ। लाइटनिंग भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उसका थोड़ा रीजन कुछ और है। ठीक है। और एक चीज सुने होंगे बचपन में कि पावर हाउस जहाँ होता है, अगर जो पावर हाउस के नजदीक ये सब रहा होगा वो जानता होगा कि बोलते हैं कि उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। सुने हो कभी? जहाँ से पावर सप्लाई होता है, बच्चा लोग को मना किया जाता यस है। सर। ठीक है, रीजन यही है कि वहां पे हाई पोटेंशियल रहता है, जो भी करंट होता है वहीं से सप्लाई हो रहा होता है, तो हाई पोटेंशियल रहता है। तो कभी कभी ऐसे जब मौसम होता है बारिश टाइप का, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाता है, एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो, वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में ज्यादा हो जाते हैं, तो जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो आयोनाइज होने लगता है और कंडक्टिंग जैसा बिहेव करने लगता है, और हम बिना तार छुए ही हमें करंट लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम होता है वो भी कंडक्टिंग हो गया रहता है और उसमें से करंट बह रहा होता है। ठीक है, रेलवे लाइन का जो वायर होता है वो बहुत ही हाई पोटेंशियल, बहुत ही ज्यादा करंट बह रहा होता है। ठीक है, लोग उसको टच किए बिना नजदीक भी जाते हैं तो खींच लेता है, रीजन यही है। मैग्नेटिक भी है, पकड़ोगे तो आग लग जाता है तुरंत। ठीक है, तो वो जो क्या बोल रहे थे, वो जो स्पार्किंग हो रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर है इतना कहानी? यस सर। यस ठीक है,
तो यहाँ पे इस कहानी से हम लोग यही समझे हैं कि कोई भी कंडक्टर है तो उस पर अनलिमिटेड चार्ज हम नहीं दे सकते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ लिमिट होगा। हाँ, अब उसे बढ़ाना घटाना वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अगर एक कंडक्टर आइसोलेटेड रखा हुआ है तो उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी होगा कि हम इतना ही चार्ज दे सकते हैं। उससे ज्यादा देंगे तो बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है वो टूटने लगे, वो आयोनाइज होने लगेगा, स्पार्किंग होने लगेगा। बहुत ज्यादा चार्ज तुरंत दे दियो तो आग भी लग सकता है। तो इसमें कुछ टर्म्स है, उसे समझ लेना है, याद रखना। और एनसीईआरटी में जाके कोरोना बोल रहे हैं, कैपेसिटर का फर्स्ट पैराग्राफ जो भी एक लंबा सा दिया हुआ है उसे पढ़ लेना है, ये सारा चीज समझ आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। इसके बाद है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा। अच्छा, एक चीज तो बताया ही नहीं, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे इसका ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज कैसा क्वांटिटी है? और पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? दोनों स्केलर ही है ना? यस सर। ठीक है, ये स्केलर। ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट। यस ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? फैरेड। ठीक है, फैरेड, इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट है तो कूलम पर वोल्ट हुआ, लेकिन इसे हम लोग यूज करते हैं फैरेड, साइंटिस्ट के नाम पे कैपिटल एफ। अब है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अब ये कैलकुलेट कैसे करें कि भाई कितना कैपेसिटेंस होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल स्फीयर है हमारे पास, जिसका रेडियस r है। हम इस पे चार्ज दे दिए q। तो अगर q चार्ज दिए हैं, दिस इंप्लाइज दैट इसका पोटेंशियल कितना होगा? k q बाई r। ठीक है, और हम जानते हैं कि सिंस कैपेसिटेंस क्या होता है, q बाई वी, तो q बाई वी करेंगे तो यानी कि r बाई k आएगा। k को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा इनटू r। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ध्यान से देखो, ये q और v पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायमेंशन, रेडियस या डायमेंशन बोल सकते हैं। यस। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ये हम फिर बाद में लिखाएंगे किस किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट अगर इसके सराउंडिंग में दूसरा मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन यूज कर रहे होते। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज आया, बाकी सब जितने भी मिलते जाएंगे वो सारा हम एक जगह फिर से बाद में लिखेंगे, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस किस चीज पे नहीं करेगा। तो यहाँ सिंपल सा चीज से दिख रहा है कि अगर एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके आसपास में और कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो इसका जो कैपेसिटेंस आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ रहा है। ठीक है, और ये इस चीज को देख के हमें ये दिख रहा है कि कैपेसिटेंस जो है डायमेंशन और सराउंडिंग इन मीडियम पे डिपेंड करेगा। चार्ज कितना दिए हैं, उसका पोटेंशियल कितना है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सर थोड़ा हाँ ऊपर।
और यस इतना ही कि और ऊपर? इतना ही सर। हो गया? अब मान लेते हैं कि हम अर्थ का कैपेसिटी निकालना चाहें, तो अर्थ का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो इसका कैपेसिटेंस हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? हम आर बाई के यूज करते हैं क्योंकि के का वैल्यू हमें पता है। कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है क्या? Yes, sir. 7.1 10 power minus 4. Yes. इसे हम माइक्रोफैरेड में 711 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये कैलकुलेट कराने का सिर्फ मेरा इतना पर्पस था कि अर्थ हमारा इतना बड़ा सा है, हम उस पर कितना भी चार्ज दे दे निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी इसका कैपेसिटी इतना ही है। ठीक है, ये इतना ही होना ये कोई कम वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी बहुत ही लार्ज वैल्यू है। रीजन ये है कि जो हम फैरेड है, ये फैरेड जो यूनिट है, फैरेड इज अ लार्ज क्वांटिटी, लार्ज यूनिट है, कूलम की तरह। लार्ज यूनिट है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर हो, इसे अगर हम किलोमीटर में करें तो कितना होगा? बोलो। 10 to the power minus 3. 001 किलोमीटर, यही होगा, ये Yes. इसके बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू कम आया क्यों? क्योंकि जो हम ये यूनिट यूज कर रहे हैं कैसा है? लार्ज यूनिट है। एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर क्या होता है? स्मॉल यूनिट बोलते हैं। किलोमीटर क्या है? लार्ज यूनिट है। तो वैसे ही ये जो फैरेड यूज कर रहे हैं ये बहुत ही लार्ज यूनिट है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बहुत कम आ रहा है। क्लियर है? यानी कि अगर कहीं ऐसा दिख रहा है कि 10 का पावर -3, 10 का पावर इतना कम है, तो कम इसलिए है क्योंकि उसका यूनिट जो है बहुत लार्ज यूनिट यूज हो रहा है। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। हाँ, सर, ऊपर जो बताए डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, अचानक ऊपर में से गायब हो गई बा हाँ, उसका रेंज क्या? रेंज बोले तो सर मतलब मतलब कहाँ से कितना दूर कहाँ? का एयर आयोनाइज होगा? यस सर। नहीं, जैसे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक क्या है? जो मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हम किसे बोले इस केस में? एयर को, एयर मॉलिक्यूल्स को। तो एयर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट जाएगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो टूट रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई और मटेरियल यूज करते, कोई और मीडियम जैसे वाटर में पुट कर दिए, तो वाटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे टूट जाएंगे, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि एयर के लिए हमें पता है तो उसका लिख लिया 3 × 10⁶। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो टूट जाता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है,
ठीक है। इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू अदर कंडक्टर केप्ट नियर इट। अब हमने ऊपर वाला केस क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा कंडक्टर था जिसका कैपेसिटेंस हम फाइंड कर रहे थे वो आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड यानी दिन दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास कंडक्टर तो है लेकिन उसके बगल में अगर हम एक दूसरा कंडक्टर रख दें तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। तो जैसे कि हम मान रहे हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है ए, इस पे हमने चार्ज कुछ दे दिया क्यू। ये चार्ज इसके सरफेस पे इस तरीके से फैल जाएगा। ठीक है। और इस केस में हम बोल रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वी है यानी कि इनिशियल पोटेंशियल है। ठीक है। ये हम बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर है आइसोलेटेड है। ठीक है। इतना बात क्लियर है कि एक कंडक्टर है जो कि आइसोलेटेड है, इस पे क्यू चार्ज दिए हैं तो इसका पोटेंशियल जो है वो वी है। किसी को इतना में दिक्कत? नो सर। ठीक है, बोलते रहने तो पता चलता है कनेक्शन गया। हम लोग इधर पढ़ ही रहे हैं। मान लेते हैं कि वही कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है, उस पे चार्ज हम सेम क्यू दे रखे हैं, लेकिन अब इसके बगल में हम एक ऐसा दूसरा भी कंडक्टर लेट से बी रख दिए हैं, यानी कि कौन सा है अदर कंडक्टर। एक दूसरा कंडक्टर हम इसके बगल में रख दिए हैं तो इस पे चार्ज की वजह से इस बी वाले पे चार्ज का कुछ इंडक्शन होगा। यस सर। इस साइड में क्या आएगा माइनस चार्ज Yes. और इधर दूर में प्लस Positive. चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे हम न्यू पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो न्यू पोटेंशियल लेट से हम बोल रहे हैं वी डैश है, वी ए डैश। तो ये वी ए डैश क्या होगा, इसका जो पहले से पोटेंशियल था वो मान लेते हैं वी ए था ही। अब यहाँ पे ये जो है माइनस चार्ज है इसकी वजह से भी इस पे कुछ पोटेंशियल का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि प्लस हम वी माइनस लिख रहे हैं यानी कि माइनस इंड्यूस चार्ज की वजह से एंड वी प्लस, यही होगा। यस सर। एक चीज और कि ये जो वी माइनस के कारण है यानी कि वी माइनस का जो मैग्नीट्यूड जो भी लिखे हैं ये तो लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव के कारण है तो माइनस होना चाहिए। यस एंड सर। अगर हम कंपेयर करें वी माइनस का मैग्नीट्यूड एंड वी प्लस का तो कौन ज्यादा होगा। सर वी माइनस का। ये क्या हुआ, वी माइनस ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों? किसी को दिक्कत, क्योंकि नजदीक है। Yes, sir. ठीक है। तो v माइनस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से दिख रहा है कि वी ए डैश जो है वो लेस देन वी ए है, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो हमें निगेटिव दिख ही रहा है। ठीक है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ माइनस हम लगा ही दे रहे हैं। बात समझ में आ जाएगा कि माइनस क्यों है, क्योंकि यस। निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल निगेटिव रहेगा। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये वी ए डैश जो है वी ए से थोड़ा कम ही रहेगा। इतना बात समझ आया। यानी कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर था तो उसका पोटेंशियल वीए था, लेकिन अगर हम उसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर रख देते हैं तो इसका पोटेंशियल घट जा रहा है। पोटेंशियल घट जा रहा है तो इससे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सिंस C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, क्यू को हमने डिस्टर्ब किया क्या, इसे तो हम फिक्स्ड रख रहे हैं। Yes. यस। ठीक है। इसे हम फिक्स्ड रखे हैं, इसे हम क्या कर दिए डिक्रीज कर दिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सी जो होगा बढ़ गया होगा। आप तो कहे थे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी होता है। हाँ, अभी उसी बात पे आ ही रहे हैं हम। वो तब कह रहे हैं कि जब हमारा एक कंडक्टर है हम उस पे चार्ज दे रहे हैं और उसी की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो आइसोलेटेड कंडक्टर था। Yes, sir. ठीक है।
और मोस्टली केस में हमें वैसा ही सिचुएशन मिलेगा कि एक चीज दे दिया गया होगा, हम उस पे चार्ज देंगे और उसी का पोटेंशियल बदलेगा। तो हम उस पे जब चार्ज दे रहे हैं, उसका पोटेंशियल बदल रहा है, तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए वहां पे Q और V में डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से कि हम चार्ज को फिक्स रखे हैं और किसी दूसरी वजह से हम पोटेंशियल घटा रहे हैं, दिख रहा है? यस ठीक है, तो ऐसे केस में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे जब हो रहा है तब देख रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि सी कैपेसिटेंस जो है बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकला? दिस इंप्लाइज दैट कि कैपेसिटेंस increases if any other conductor is kept near a charged conductor। से जिसका हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, इसी का हम कैपेसिटेंस लिखना चाह रहे थे। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? आइसोलेटेड में जितना था, अगर हम उसके बगल में रख दिए तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, चलो ऐसा था, ठीक था। ऑल्सो अगर हम, ये हमारा ए था, इस पे हमने Q चार्ज दे रखा था, तो इसका पोटेंशियल VA था। ठीक है, हम इसके बगल में एक जो B कंडक्टर रखे थे, इस पे इधर माइनस चार्ज आया था, इधर प्लस चार्ज आया था। इधर हम इसको ग्राउंड कर दिए, तो ग्राउंड कर दिए तो क्या होगा? पोटेंशियल बोलो। जीरो। यहाँ से ये चार्ज जो है कुछ नीचे चला जाएगा, होगा, यानी कि अर्थ से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे और ये कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका निगेटिव जो है और निगेटिव वाला बच सकता है। यस ऐसा ही सिचुएशन हमें मिलेगा कि ये ए है, इस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे चार्ज तो हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्यू है, जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इस पे हमें ऐसा माइनस चार्ज ही मिलेगा अगर हम कनेक्शन हटा दे तो, क्योंकि मैक्सिमम तो माइनस ही रह जाएगा। यस बात समझ आ रहा है? ठीक है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि इधर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये प्लस है, तो इधर बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे, इधर कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस केस में लिखना चाहें कि VA डबल डैश, यानी कि अब नया पोटेंशियल हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? VA माइनस V माइनस का डैश प्लस V प्लस का डैश। इस केस में क्या दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी होगा, ये पहले वाले से ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा निगेटिव चार्ज है, या फिर बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि VA डबल डैश जो होगा वो लेस देन VA डैश है। बोलो। ये बात Yes. समझ आया? हाँ, यस यानी कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बगल में ऐसा कंडक्टर रखे जो निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर दो आसपास में रखे हो, तो हमें पोटेंशियल सबसे कम मिल रहा है, यानी कि C डबल डैश विल बी ग्रेटर देन C डैश विल बी ग्रेटर देन C होगा। यस आवाज कट रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक बगल में कंडक्टर रख रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, यानी सर कि फिर अपोज हेलो हेलो यस सर रिपीट कीजिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि VA डबल डैश जो है, VA डबल डैश वो है VA माइनस, यहाँ पे V निगेटिव, जो ये निगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर हम जब ग्राउंड कर दिए हैं तो निगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से अगर हम ग्राउंड किए हैं, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसमें से ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन जाके
कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। तो न्यूट्रलाइज किया है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यानी कि इसका कंबाइंड वैल्यू अगर हम देखें तो इसका कंबाइंड वैल्यू पिछले केस से कम होगा, ज्यादा होगा, यानी कि VA डबल डैश जो होगा सबसे कम आएगा अभी के केस में, क्योंकि निगेटिव वाला सबसे ज्यादा इस केस में हो रहा है। ठीक, तो ये चीज सिचुएशन आया। तो हमें दिख रहा है कि जब हम अपोजिट चार्ज रख रहे हैं बगल में तो कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस पे ही सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के देखेंगे जितना ज्यादा स्टोरिंग एबिलिटी उतना हमारे लिए फायदा। बाल्टी रखे हैं, अगर एक ही बाल्टी ज्यादा पानी इकट्ठा कर ले किसी तरीके से तो हमारे लिए तो फायदा ही है ना। तो वही है रीजन। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसका थोड़ा बहुत चेंजिंग कर रहे हैं तो ये चीज हो रहा है। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम में अगर एयर की जगह हम वाटर रखते हैं तो स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगा? वाटर में। वाटर को तोड़ने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि यस उसका यस जो K होता है 81 होता है, यानी कि एयर से 81 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा वो। Yes. ठीक है, तो अगर हम सराउंडिंग मीडियम रख दे तब भी हमारा जो स्टोरिंग एबिलिटी है बढ़ जाएगा, ज्यादा चार्ज Yes, स्टोर sir. कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक जगह पे सजा चीज लिखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड ऑफ एन कंडक्टर, हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड है कंडक्टर। ए डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, पहला क्या दिखा था? डायमेंशन। Dimension and medium. हाँ, यानी कि शेप एंड साइज बोल सकते हैं। यस ठीक है, डायमेंशन शेप एंड साइज को रिप्रेजेंट करता है, स्फेरिकल हो, अलग अलग शेप्स के मिलेंगे। सेकंड, सराउंडिंग Surrounding medium. मीडियम, एयर की जगह अगर हम वाटर रख लें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। थर्ड, अगर हम एक कंडक्टर उसके बगल में रख दे तो कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। यस सर तो प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर। ठीक है, अगर ये अपोजिटिव चार्ज रहे तो और ज्यादा फायदा है। डी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा? Charge. पहला चार्ज, सेकेंड पोटेंशियल, Potential. थर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में अभी नहीं देखे हैं, आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखें कि कैपेसिटर है, ऐसी चीज हो रहा है। अब एक चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ कैपेसिटेंस के टर्म में देख लेते हैं, चार्ज शेयरिंग बिटवीन। ठीक है, दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज शेयरिंग, ये वाला चीज हम लोग स्फीयर्स के केस में लास्ट चैप्टर में देखे हैं, लेकिन इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्री एक कंडक्टर है और ये दूसरा बी कंडक्टर है, इस पे हम Q1 चार्ज दिए हैं, इस पे Q2 चार्ज दिए हैं। दोनों को अगर हम किसी भी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक की है कनेक्टिंग वायर है, अगर हम कनेक्ट कर दें तो फाइनली हमें ए और बी पे कुछ चार्ज दिखेगा, Q1 एंड Q2। ठीक है, हम लोग स्फीयर वाले केस में हमने पता किया था कि कितना होगा क्या होगा, इस केस में हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ आर्बिट्री हम कोई भी नहीं ले रखे। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि अगर की क्लोज्ड होगा, की को अगर हम क्लोज्ड कर दें तो कब तक चार्ज फ्लो होगा? बोलो। जब तक Potential इक्वल नहीं हो equal. जाए potential. ठीक है, विल
फ्लो till potential becomes equal. इक्वल। ठीक है, यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ का जो फाइनल पोटेंशियल है वी है वो वीबी के बराबर हो। पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं? अगर कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 बोल रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Q1 by C1 will be equal to Q2 by C2। VA VB के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू Q by V होता है, तो V इक्वल टू Q by C। यस ये चीज है, तो यहाँ से हमें ये चीज दिख गया तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। Q1 by C1 यानी Q1 by Q2 इक्वल टू C1 by C2। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज शेयरिंग का है तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं। ये इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सर स्क्रीन अटक गया स्क्रीन नहीं आ रहा है। सर, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। पता नहीं, देख लो। यहाँ पे Q1 by Q2 इक्वल टू C1 by C2, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टोर होगा। सर ठीक है, यहाँ पे हम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C लिख सकते हैं, लेकिन लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि तुम लोग पता है कि यहाँ पढ़ के उधर पहले भी लगा लोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस पे कैपेसिटेंस ज्यादा है उस पे चार्ज ज्यादा होगा। यहाँ शेयरिंग की बात हो रही है। ठीक है, कैपेसिटेंस से लेना, कैपेसिटेंस का चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस एक बार कंडक्टर का मिल गया तो उतना ही रहेगा। ठीक है, हाँ हम कुछ और चेंजिंग करें तो चेंज होगा, लेकिन ऐसे केसेस में अगर हमें रखा गया है यहाँ पे सेपरेशन बहुत लार्ज ही रखा जाएगा। ऐसे केसेस में हम दोनों को एक दूसरे को आइसोलेटेड मान के ही करते हैं, ये चीज करना है। खैर, तो यहाँ से ये है, तो Q1 एंड Q2 हमें फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो Q1 एंड Q2 कैसे फाइंड कर सकते हैं बोलो? उसमें प्लस हाँ, +1 -1 या फिर इस टू में है, ऐसे लिख सकते हैं बोलो। C1 by C1 plus C2 into Q1 plus Q2। यस हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। सर, तो एक Q1 plus Q2 यस चार्ज कंजर्व रहेगा। इसी तरीके से हम Q2 लिख सकते हैं C2 by C1 plus C2 into Q1 plus Q2। हो गया। यस ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, अगर स्फेरिकल है तो KQ/R हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर कोई भी आर्बिट्री शेप का दे दे, मान लेते हैं कोई भी आर्बिट्री शेप है, इस पे बोल दिया कि हम इस पे चार्ज क्यू दे दिए, तब पोटेंशियल कैसे लिख? हम लोग तो कुछ फिक्स शेप के ही ना जानते हैं जो पिछले चैप्टर में कैलकुलेट करे हैं। यस ठीक है, लेकिन आर्बिट्री है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C दे रखा है। ठीक है, और टोटल चार्ज बोल रहा है कि Q है, यानी कि हम बोल रहे हैं C कैपेसिटेंस और Q क्या है? टोटल चार्ज। तो इसका एनर्जी कितना होगा?
कैसे फाइंड करेंगे? तो किसी टाइम पे एट एनी टाइम हम मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। अब क्या करना है कि इनफाइनाइट से, जो हमारा डिफिनीशन है वही इंफिनिटी से डी क्यू चार्ज को उठा के इस पे ले आना है। क्लियर है? यस ठीक है, यही था हमारा डिफिनीशन। क्या था पोटेंशियल एनर्जी का? अगर हम लोग एक एक क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम यहाँ पे मान लिए कि इस पे क्यू चार्ज है, टोटल फाइनल चार्ज कैपिटल क्यू होना है। अभी डी क्यू चार्ज को हम उठा के ला रहे हैं, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, v इंटू डी क्यू। यस सिंस v यही था ना, वर्क यस डन बाई चार्ज। यस ठीक है, तो v डी क्यू स्मॉल के लिए हम ऐसा लिख ले रहे हैं, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट कर दें, तो इधर से w जो है एक्सटर्नल हमें कितना मिल जाएगा, v। v कितना है अभी, इस पे चार्ज क्या है, q, कैपेसिटेंस क्या है, c, क्यू बाई q बाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो वर्क डन एक्सटर्नल हमें कितना मिल गया, बताओ जल्दी से। डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसी कोई दिक्कत? इंटीग्रेट तो कर लोगे? यस ठीक है, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, अब जानते हैं कि v इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। ठीक है, तो इसी से हम क्यू बाई सी को भी यहाँ पुट कर देंगे, इसे हाफ क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। यस ठीक है, एक अगर हम और क्यू को रिप्लेस कर दे तो सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला जो है 10th क्लास में पढ़े होगे, यस सर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर आई इंटू वी, वी स्क्वायर बाई आर, वैसे ही कुछ दिख रहा है। ठीक है, यस तो वही रिलेशन है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आया हमारा कि अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू बी या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे? एक तो सीखे कि कोई भी कंडक्टर होगा तो उस पर हम चार्ज देंगे तो चार्ज जो है उससे पोटेंशियल बढ़ता है। तो चार्ज और पोटेंशियल का जो रिलेशन है कि हम कितना चार्ज उस पर स्टोर कर सकते हैं, उस एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस जो होता है मीडियम पे, उसके डायमेंशन पे और आसपास में कोई कंडक्टर है या नहीं, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है, उन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। दो कंडक्टर है तो उस पर अगर हम चार्ज ट्रांसफर करना चाहें तो कितना फाइनल चार्ज आएगा, वो चीज हम लोगों ने देखा। और अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो चीज हम लोगों ने देखा सी के टर्म में। ठीक है, ये चीज कैपेसिटेंस से रिलेटेड था। नेक्स्ट है कैपेसिटर। तो हमने ऊपर देखा कि अगर एक कंडक्टर है हमारे पास, उसके बगल में हम दूसरा कंडक्टर पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक अगर हमारे पास ये कंडक्टर ए है, इसके बगल में अगर हम कोई दूसरा कंडक्टर पुट कर देते हैं और दोनों पे अपोजिट चार्ज दे दे तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, बी कंडक्टर है, और इसे हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से इसलिए कनेक्ट किए क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है निकाल के, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते आया और बी पे चला गया। यानी कि हमें इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज दिखेगा तो इस पे माइनस क्यू चार्ज दिखेगा, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिख रहे हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट रहता है तो उस समय सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस होता है। तो ये जो सिस्टम हमारा बन रहा है, दो चार्जेस, दो कंडक्टर्स जो आसपास में सेपरेटेड हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों पे रखा हुआ है, तो ये जो सिस्टम है इसे ही हम लोग बोलते हैं कि ये कैपेसिटर है।
ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस आता है। ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर माइंड पे जोर दो तो हम लोग पिछले क्लास में पैरेलल प्लेट्स जो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे वो इसी के लिए पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ऐसा अगर हम मान लेते हैं कि एक प्लेट होता है, ये एक ऐसा प्लेट होता और किसी रीजन वश अगर हम बोले कि इस पे सारा चार्ज यहाँ पे हो और इस पे निगेटिव चार्ज हो, यानी कि हमने इससे अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू, बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इसी रीजन में है। ऐसा दिख रहा है, यस यानी कि जो भी एनर्जी है इसी रीजन में है, तो इससे हमारा फायदा हो रहा है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि ये कैपेसिटर है। तो इसका डिफिनीशन भी यही बोलते हैं हम लोग कि इट इज इसे कैपेसिटर को और कंडेंसर भी बोलते हैं, ये लिख देते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू conductors separated by a fixed separated by a fixed जरूरी नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं, जिसे हम काटे दे रहे हैं। and insulating medium और air between them। ठीक है, जैसे कि बीच में अगर एयर है उसकी जगह पे अगर कोई और हम मीडियम डाल दें, मिका डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हम कैपेसिटी सबसे ज्यादा मिलेगा हमें। ठीक है, तो यस डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो बीच में हम इंसुलेटिंग मीडियम और कुछ नहीं बल्कि हम डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, फिर एयर। अगर हम उसके बीच में रख दें तो जो सिस्टम हमें मिल रहा है इसे ही हम बोलते हैं कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस की अगर बात करें, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल ही होगा। तो चार्ज कौन सा, तो हमें ऐसे ध्यान रखना है, चार्ज ऑन इनर प्लेट। ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे इनर सरफेस लिख देते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि इसके बाहर वाले पे भी कुछ चार्ज होगा, तो बाहर वाले सरफेस को नहीं लेना है, सिर्फ इनर वाले सरफेस पे जितना चार्ज होगा पॉजिटिव वाला मैग्नीट्यूड लेना है बस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेना है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट रहता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो जो भी होगा मैग्नीट्यूड लेंगे आप, पॉजिटिव वाला लेना है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हायर माइनस लोअर वाला पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये जो होगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होगा, ये भी वही चीज है Q बाई V। ठीक है, सर इसका फायदा क्या हुआ दोनों प्लेट में एनर्जी स्टोर करने का? ठीक है, उस चीज पे आते बाद में, लेकिन पूछ दियो तो बता ही देते हैं। ठीक है, टाइम भी नहीं है तो नया कुछ तो होगा नहीं, तो वही चीज देख लो। हमारे पास अगर पानी है तो बाल्टी में रखा हुआ या किसी गड्ढे में ज्यादा यूजफुल है या फिर रोड पे बिखरा हुआ ज्यादा यूजफुल है? सर बाल्टी में रखा बाल्टी हुआ। में। ठीक है, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस पे हमने चार्ज दिया, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चलो हम लोग पैरेलल प्लेट्स के लिए पढ़े हैं इसलिए उसका एग्जांपल ले रहे हैं। पैरेलल प्लेट है, इस पे हम क्यू चार्ज दिए, तो हमने देखा था कि इधर प्लस क्यू बाई टू और इधर प्लस क्यू बाई टू ऐसा चार्ज आ जाता है।
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से क्या यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक कैसा वेरी है? ठीक है, यस आइसोलेटेड है तो। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि उसी में तो एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी जगह पे एक चार्ज रखते हैं तो यहाँ जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उसमें वर्क करने की क्षमता मिल जा रहा है। बात समझ आया? यस सर अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने दो ऐसे कंडक्टर रख दिए, ठीक है, एक पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, एक पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, और ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं कि ये जो है अंदर वाले पे ही सिर्फ रहे। वो ऐसा कब रहता है? जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो जाता है, तो जो भी चार्ज रहेगा अंदर रहेगा, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या इसी रीजन में रहेगा? यस सर यानी कि जितना भी एनर्जी है वो हमारा इसी रीजन में है, हम जब चाहे तब इसे उठा यूज कर लें। यहाँ पे जो है एनर्जी है बिखरा पड़ा हुआ है इस कंडक्टर से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे है दो फिक्स कंडक्टर के बीच में ही है, तो इसका जो एनर्जी होगा सेकंड वाला, ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले का। यस ठीक है, ये वैसा ही एग्जाम्पल है कि अगर हमें जरूरत पड़ा तो बाल्टी में जो पानी रखा है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू बिखरा हुआ। अगर रोड पे गिरा दें तो भले फैला हुआ है, यहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है फैला रहे, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो गड्ढे में का पानी या फिर बाल्टी में का पानी ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम उसे उठा पाएंगे, यूज कर पाएंगे। रोड पे जो बिखरा है उसको हम क्या करेंगे? बात समझ आया? यस सर ठीक है, तो वही है, और बाकी जो चीजें होंगी धीरे धीरे और बात समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही एनर्जी एसोसिएटेड है। वो सब चीजें अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर इतना बात में किसी को दिक्कत नहीं है? तो यस एनसीईआरटी में जो कैपेसिटर टॉपिक है उसे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, जितना आप Yes, पढ़े sir. हैं उतना ही, एक दो पैराग्राफ होगा, दो तीन पैराग्राफ, उसे जाके एक बार रीडिंग डालना। उसके पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में दे रखा है तो उसे अभी रहने दो, जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो एक साथ सारा कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। और यस अपने से अगर पढ़ के समझना चाहते हो तो पढ़ लेना, दिमाग पे जोर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। सबको थैंक यू। और कल से तो मानसून भी आने वाला है, Yes, sir. यस देखो क्या होता है, बारिश वारिश नेटवर्क प्रॉब्लम रहता ही है। सर वो डाउट क्लास कब होगा डिस्कशन वाला Yes. देखते हैं, जैसे Yes, दिन sir. में, हाँ एक दिन रखना ही है, वो ध्यान में है हमको। कौन सा चैप्टर का बच गया है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया था, नहीं सर सर इसका कोई भी भी बचा चैप्टर का हुआ? नहीं। हीट से बचा Yes. हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को दिक्कत है? सर फील्ड का एक दिन बताया था, मतलब मेन क्लास में थोड़ा सा। हाँ ठीक है, फिर संडे को तुम लोग का एग्जाम है? नो सर ये सप्ताह नो नहीं सर ठीक है, तो संडे को ही हम मैसेज कर देंगे तुम लोग को, ठीक है, शाम में ही। Yes. सर पोटेंशियल हो गया उसका भी होगा अब जो भी हम Potential बोले का तो हैं कि हाँ, जो भी डाउट पूछना है मतलब एक पूछ लेना, और क्या, मतलब क्वेश्चन पहले से भेज दोगे तो लगातार ऐसे बता देंगे, यस ठीक है ठीक है। Okay, sir.